गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। कल मैंने इस चैप्टर को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था आपको, और आज इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। आप इस पे फोकस दीजिए ताकि आपको चीज़ों को समझ में आ जाए। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो, देखो यहाँ दे दिया है बच्चों, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो होता है उसका मतलब होता है फाइन, मतलब होता है सूक्ष्म, छोटे, पार्टिकल्स मतलब टुकड़े। ठीक है, ऑफ स्नो मतलब बर्फ। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। इसमें बताया गया है कि क्या ऐसा हुआ, पोएट मतलब कवि, ऐसा क्या हुआ कि कवि का मूड बदल गया। ठीक है, चेंज मतलब बदल जाना, मूड मतलब होता है मन बदल जाना। तो व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, कवि ने क्या कहा, किस चीज ने उसका मूड बदल दिया। तो आंसर है द सडन, सडन मतलब तुरंत, शावर मतलब बौछार, इन द फॉर्म ऑफ मतलब रूप, फॉर्म मतलब रूप, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। ठीक है, तो ध्यान से देखो, द सडन, सडन मतलब तुरंत, शावर मतलब बौछार, किस चीज का बौछार, बर्फ के पार्टिकल्स के, यानी बर्फ की बौछार। तो जो बर्फ के जो पार्टिकल्स थे, सूक्ष्म पार्टिकल्स थे, जो बर्फ जो पोएट के ऊपर गिरा, उसके वजह से पोएट का मूड, पोएट का मन परिवर्तन हो गया, बदल गया। हाउ हैज द मूड चेंज्ड, इसमें बोला गया है कि मूड कैसे बदला। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, यानी पहले पोएट उदास था, अब वो खुशी हो गया। ठीक है, तो एक बार इस आंसर को देख लेते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, फाइन मतलब होता है सूक्ष्म बर्फ के टुकड़े। और व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, इसका होगा द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। तो ये जो बौछार हुआ ना बर्फ का, किसके ऊपर में, कवि के ऊपर में, जिस उसके वजह से उसका मूड बदल गया। द पोएट्स, तीसरा सवाल है हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कैसे बदला। तो पहले वो उदास था, वो खुश हो गया। ठीक है, चलो अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा जो सवाल है बच्चों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब मान के चलो वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये आता है। इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करके इसको आपको समझना पड़ेगा। चलो हम लोग देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन हिज पोएम, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से प्रकृति को अपने कवि में, अपने पोएट में, अपनी पोएम में, कविता में पेश किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, यानी कुछ सवाल दिया हुआ है जिस सवाल से आपको आंसर देने में सुविधा होगा। तो हम सवाल को लाइन बाय लाइन देखते हैं और उसको समझते हैं। व्हाट आर द बर्ड्स दैट्स आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, यूजुअली मतलब ज़्यादातर। पहला क्वेश्चन का हिस्सा है कि एक कविता में कौन कौन से चिड़ियों का नाम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सवाल का दूसरा हिस्सा, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम, आपको क्या लगता है कि जो कौवा है उसका नाम, ऑफन मतलब ज़्यादातर, कविता में मेंशन मतलब लिया जाता है। दूसरे सवाल का ये अर्थ है कि क्या जो कौवा है उसका नाम कविता में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। What images come to your mind when you think of crow, ठीक है, इमेजेस मतलब कौन कौन सी तस्वीरें आपके दिमाग में आती हैं जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलो तो पहला सवाल का पूरा अर्थ ये है कि कौन से चिड़ियों का नाम कविता में यूज़ किया जाता है, क्या कौवे का नाम कविता में लिया जाता है, और जब कौवे का नाम लिया जाता है तो कौन कौन सी
चीज़ों की छवि, इमेज आपके दिमाग में आती है। तो हम इसको देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर। चलो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जनरली द पोएट, जनरली मतलब क्या होता है, देखो जनरली मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है। जनरली मतलब क्या होता है, आमतौर पर। पोएट्स यानी कवि, टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज, यानी आमतौर पर जो कवि होते हैं वो ऐसे चिड़िया या फिर पेड़ का नाम का इस्तेमाल करते हैं जो अपने ब्यूटी, खूबसूरती और अच्छे गुणों की वजह से जाने जाते हैं। तो आमतौर पर कौन कौन से चिड़ियों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो एक हो गया पीकॉक, ठीक है, यानी मोर हो गया, फिर तोता यानी पैरट हो गया, कुकू हो गया, मैना हो गया, और ये पोएट साथ में ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी ऐसे पेड़ों का नाम इस्तेमाल करते हैं जिनमें पूरे फूल लगे हुए हैं, साथ ही फल लगे हुए हैं। तो आमतौर पर जो कवि होते हैं वो ऐसे चिड़िया और पेड़ का नाम इस्तेमाल करते हैं जो अपनी खूबसूरती या फिर जो अपनी गुणों के वजह से, क्वालिटीज़ के बारे में जाने जाते हैं। तो चिड़िया का नाम जो इस्तेमाल किया था वो हो गया पीकॉक, पैरट, कुक्कू, मैना, और ट्रीज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बट हियर फ्रॉस्ट हैज चोजन, यानी यहाँ फ्रॉस्ट ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ फ्रॉस्ट एक क्रो का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका नाम? क्रो, कौवा। आप जितने हॉरर भूत का फिल्म देखते हैं ना, सब में आपको कौवा दिखता है, मतलब कौवा दिख गया कि मतलब अब अनाउंसमेंट हो गया कि भूत आने वाला है। यहाँ क्या यूज़ किया गया है? एक कौवे का नाम, जो कि ज़्यादातर पोएम में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्रो इज ब्लैक इन कलर, क्रो का रंग क्या होता है? काला। इन विथ वेरी हार्श वॉइस, हार्श मतलब इसका बहुत कठोर आवाज़ होता है। तो कौवा जो होता है ना वो काले रंग का होता है और इसका आवाज़ बहुत ही कठोर होता है। एंड इज बिलीव्ड, और ये माना जाता है, बिलीव्ड मतलब माना जाता है, इज अ सिंपल सिंबल, सिंबल मतलब कि वो एक संकेत है। किस चीज़ का संकेत है? बैड मतलब खराब, ओमेन मतलब कुछ खराब भविष्यवाणी, कुछ खराब संकेत, ठीक है। तो एक सिंबल है बैड ओमेन का। बैड ओमेन मतलब ये बताता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो, जब कोई क्रो के बारे में सोचता है तो कौन सी बातें दिमाग में आती है? वो आती है वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल। डिप्रेसिंग मतलब उदास करने वाली बातें, सौरो मतलब क्या होता है? बहुत ही शोक वाली बातें। यानी जब भी हम क्रो के बारे में सुनते हैं तो कौन सी बातें दिमाग में आती है? डिप्रेस यानी उदास करने वाली बातें, और सौरो मतलब बहुत ज़्यादा शोक मनाने वाली बातें, दुख भरे बातें। तो देखो हमने क्या देखा है कि पोइट जनरली उन चिड़ियों या फिर पेड़ पौधों का नाम इस्तेमाल करते हैं जो खूबसूरत होते हैं और उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि पीकॉक, पैरट, कुक्कू, मैना। लेकिन यहाँ क्या इस्तेमाल किया? क्या? क्रो, जो काला रंग का है और उसका आवाज़ बहुत ही कठोर है, ठीक है। और ये माना जाता है इज ए सिंबल, सिंबल मतलब संकेतक है। किस चीज़ का? बैड ओमेन। बैड ओमेन मतलब कुछ ऐसा चीज़ों का जो भविष्य में खराब बताता है, ठीक है। ओमेन मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा संकेत जो बताता है कि भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है। जैसे कि बिल्ली लांग दिया तो ये एक बैड ओमेन है, क्योंकि ये क्या संकेत कर रहा है कि बाद में जाकर कुछ दुर्घटना हो सकता है। तो कुछ शैतानी चीज़ का संकेतक होता है ओमेन, ठीक है। लेकिन जब क्रो के बारे में सोचते हैं हम तो दिमाग में कौन सी बात आती है? डिप्रेस करने वाली या दुखी करने वाली। चलो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। अगेन, What is a hemlock tree? एक hemlock tree क्या है? कल बच्चों बताया था मेरे hemlock tree के बारे में, तो ये एक hemlock tree क्या है? Why doesn't the poet write more about beautiful trees like maple, oak और pine? तो यहाँ बताया गया है कि हेमलॉक का ट्री क्या है पूछ रहा है, और साथ में कवि ने क्यों नहीं खूबसूरत ट्री के बारे में बोला है, जैसे कि मैपल, ओक और पाइन ट्री के बारे में। तो इसका देखो, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। यानी एक हेमलॉक का पेड़ कैसा है? एक जहरीला पेड़ है जिसमें छोटे सफेद फूल लगते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसको? धतूर का पेड़। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी जो कवि है यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, वो डिडेंट चूज, वो इस्तेमाल नहीं करता है ओक, मैपल या पाइन ट्री का। इंस्टेड मतलब उसके जगह कौन सा पेड़ का यूज करता है? हेमलॉक पेड़ का। लेफ्ट
ठीक है, एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी यहाँ वो किसका यूज कर रहा है, एक हेमलॉक का पेड़ का यूज कर रहा है, और जो वर्ल्ड में बाकी ब्यूटीफुल ट्रीज है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए उसका सैड मूड एंड फीलिंग्स, कि उसका मूड बहुत ही खराब है, सैड है, और फीलिंग्स उसका भावना बहुत ही दुख भरा भावना है। तो हेमलॉक एक जहरीला पेड़ है जिसके छोटे सफ़ेद क्या होते हैं, फूल होते हैं। साथ ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ओक, मैपल, पाइन ट्री का इस्तेमाल नहीं किया, उसके जगह हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया, और बाकी जितने पेड़ हैं दुनिया में सबको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत उदास है, और फीलिंग्स मतलब उनके भावना भी बहुत शोक भरे भावने और बहुत बड़े दिमाग में बुरी बातें, दुख करने वाली बातें, दुखी करने वाली बातें चल रही हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम तीसरे सवाल को, इसको भी समझते हैं। ठीक है, what do the crow and hemlock represent, joy और sorrow? यानी रिप्रेजेंट मतलब क्रो और हेमलॉक किस बात को रिप्रेजेंट करता है, किस बात को दिखाता है, प्रस्तुत करता है? क्या ये जॉय खुश दिखा रहा है कि सॉरो दुखी दिखा रहा है? What does dust of snow that the crow shakes of hemlock tree stand for? और जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो कि कौआ, शेक मतलब कौआ हिला के पेड़ से गिरा देता है, कौन से पेड़ से, हेमलॉक ट्री से, वो क्या स्टैंड फॉर, वो किस चीज को संकेत करता है? तो सवाल में क्लियर है कि क्रो और हेमलॉक किस चीज को संकेत कर रहा है, खुशी को कि दुख को, और डस्ट ऑफ स्नो क्या संकेत कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों चलो इसको हम देखते हैं और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। साथ में हो सके तो आप नोट्स बना सकते हो ठीक से, ताकि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से क्या रहे, याद रहे। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, दिखाते हैं सॉरो, डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट। यानी क्रो और हेमलॉक, कौआ और धतूर का पेड़ क्या दिखाता है, क्या प्रस्तुत करता है, दुख। सॉरो मतलब क्या होता है, दुखी होना। डिप्रेस मतलब क्या होता है, उदास होना। तो दुख और उदासीनता ये दिखाता है, जो कि पोएट कवि महसूस कर रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और डस्ट ऑफ स्नो क्या संकेत कर रहा है, सिंबल मतलब संकेत करना, प्रकृति खुशी को और साथ में ऊर्जा को। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या संकेत कर रहा है, प्रकृति खुशी और ऊर्जा को। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स, यानी डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्रो शेक्स मतलब क्रो क्या करता है, वो हिला के गिरा देता है, कहाँ से, हेमलॉक ट्री से। ठीक है, वो क्या संकेत करता है, देखो बच्चों यहाँ शेक्स ऑफ, तो आप जानते हो ना, OFF ऑफ दिखाता, संकेत करता है किसी चीज को ऊपर से गिरा देना। ठीक है बच्चों, चलो। अ हेमलॉक ट्री मीन्स passing through the sad and depressing moment, the poet is entering into the full time of joy and optimism। यानी जो वो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या संकेत कर रहा है, मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मूवमेंट, कि जो कवि होता है वो धीरे धीरे सैड और डिप्रेसिंग यानी दुखी और उदास करने वाले स्टेज से, यानी जो वो दुखी और उदास करने वाले मूड थे ना, मूड था उसका, मन था, उससे उसका मन आस्ते आस्ते परिवर्तित हो रहा है। और एंटरिंग मतलब वो कौन से परिवेश में, कौन से दिमाग में कौन सी बातें आ रही है, फुल ऑफ जॉय, खुश करने वाली बातें, ऑप्टिज्म मतलब होता है पॉजिटिव सोचना। तो धीरे धीरे ये जो डस्ट ऑफ स्नो है किसका संकेत कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कि दुखी और उदास करने वाली बातों से अब पोएट धीरे धीरे इस बातों को छोड़ रहा है। कौन सी बातों को छोड़ रहा है, दुखी और उदास करने वाली बातों को छोड़ रहा है, और धीरे धीरे इनके दिमाग में अच्छी बातें आ रही हैं, खुश करने वाले और पॉजिटिव सोच वाले। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम जो बाकी क्वेश्चन है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Have there been times when you felt depressed और hopeless? क्या ऐसा समय आया है आपके लाइफ में कि आप पूरा उदास महसूस करें, और होपलेस मतलब क्या होता है, उम्मीदहीन महसूस करें, ऐसा स्टेज जिसमें आप पूरा मजबूर महसूस कर रहे हैं, आपके पास कोई उम्मीद ही नहीं है, तो क्या ऐसा समय आया है? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day?
एक्सपीरियंस मतलब बच्चों अनुभव करना। तो क्या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है? सिमिलर मूवमेंट मतलब जैसा इस कहानी में मूवमेंट आया है कि जैसे ही बर्फ गिरा कवि के ऊपर में उसका दिमाग बदल गया और वो दुखी से सुखी हो गया। क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है जिसने आपका मूड चेंज कर दिया? तो बच्चों देखो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में उसका एक ही जवाब होता है, लेकिन ओपन एंडेड में एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। तो इसके कई जवाब हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने एक जवाब आपको दे दिया है, ठीक है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस जवाब को देख लो ताकि समझने में आपको बहुत आसानी हो। चलो देखते हैं। There have been many times when I too have felt depressed and hopeless। यानी ऐसे बहुत समय आया है जब हम महसूस किए हैं कि मैं उदास हूँ और एकदम आशाहीन हो गया हूँ, पूरी तरह से मजबूर हो गया हूँ, ठीक है। Sometimes कभी कभी क्या होता है, such moments were aroused by other people's behavior and attitude। तो ऐसे moments यानी ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आती है? aroused मतलब खड़ा करा जाना। तो ऐसे परिस्थितियाँ खड़ा की जाती है किस तरीके से? कभी कभी दूसरे लोगों से व्यवहार से ऐसा हो जाता है, या फिर उनके एटीट्यूड, उनके नज़रिए से ऐसा हो जाता है। मतलब दूसरे तरह मैंने ये कहा है कि ऐसी परिस्थितियाँ आती है दूसरे लोगों के व्यवहार के वजह से या उनके एटीट्यूड यानी उनके नज़रिए की वजह से, ठीक है। एंड सम टाइम ड्यू टू माई ओन कंडक्ट। कंडक्ट मतलब आचरण। तो कभी कभी हम लोग दुखी हो जाते हैं दूसरे लोगों के व्यवहार के वजह से और कभी कभी अपने आचरण के वजह से। तो इसका एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। अब देखो, इसको कविता के कंटेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा। तो इससे कविता में क्या हुआ है कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरा किसके ऊपर में, कवि के ऊपर में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर में, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मन था वो बदल गया, वो दुखी थे वो सुखी हो गए। इसी तरह से ऑन वन ओकेजन, एक ऐसा ओकेजन मौका आया, व्हेन आई वाज वेरी अपसेट, जब मैं बहुत उदास था, एज माय फादर स्कोल्डेड मी बैडली। स्कोल्डेड मतलब डांटना, बैडली मतलब बुरी तरीके से। यानी एक ऐसा मौका था जबकि मेरे पिताजी ने बहुत बुरी तरह से मुझे डांट दिया और जाहिर सी बात है मैं काफ़ी उदास हो गया। मैंने लिखा भी है, आई विजिटेड। देखो ये बच्चों, यहाँ नियट लिखा हुआ, नियट नहीं होगा, ठीक है, ये नियर बाई हो जाएगा। तो ये नियर सही है, उसके बाद से आपको क्या लिख देना है, बाई लिख देना है, ठीक है। तो ये नियर बाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो टी लिखा है वो टी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नियर बाई, ध्यान रखना। आई विजिटेड नियर बाई पार्क। नियर बाई पार्क मतलब नज़दीक वाला पार्क में मैं गया। देयर आई सॉ ब्यूटीफुल एनिमल्स एंड ट्रीज। तो जब मैं नज़दीक वाले पार्क में गया तो मैंने बहुत ही खूबसूरत जानवर और पेड़ देखे। सडनली माई माइंड चेंज्ड, और मेरा मन परिवर्तित हो गया। यानी मैं बहुत उदास था, पिताजी ने डांट दिया था, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक वाले पार्क में गया और मैंने बहुत ही खूबसूरत जानवर और पेड़ देखे, मेरा माइंड चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर को मैंने क्वेश्चन आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप जितना इस वीडियो को देखोगे, जितने बार देखोगे, उतनी बार आपको अच्छी तरह से समझ लोगे। यकीन मानो, आप इसको कुछ बार, 3-4 बार देख लेंगे या कुछ बार देख लेंगे, इतनी अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम में आप आसानी से इससे आने वाले किसी भी आंसर को, किसी भी सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय।